नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के सेकंड पेपर के बारे में और इसके सिलेबस को जानने का प्रयास करेंगे। यानी अगर आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, तो आप फिफ्थ सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं एक प्रकार से आपके लिए विधिवत तरीके से तैयारी करवाने वाला हूं। तो प्राचीन इतिहास में आपको पढ़ना क्या क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत में पुरातत्व, पुरालेख, पुरालिपि और मुद्रा शास्त्र के बारे में आपको जानना है। इससे पहले वाला जो आपका जो पेपर था, यानी 2 पेपर आपको देने होते हैं जब आप बीए के फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं। सिक्स सेमेस्टर में आप जाएंगे तो भी आपको 2 ही पेपर देने होंगे, ठीक है। यानी कि बीए के थर्ड ईयर में जैसे पहले आपको एक सब्जेक्ट के 3 पेपर देने होते थे, ऐसे ही एक प्रकार से अब जो है एक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको देने होंगे जब आप बीए थर्ड ईयर में जाएंगे। थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं, एक फिफ्थ सेमेस्टर और एक सिक्स सेमेस्टर, ठीक है। तो फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये लेक्चर, मतलब एक प्रकार से 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर को एक प्रकार से ऑलरेडी मैं पहले भी इसके मॉडल पेपर वगैरह दे चुका हूँ। तो 2024 की जो एक प्रकार से वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। सारे जो एक प्रकार से जानकारी होगी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो प्राचीन इतिहास में हमको पढ़ना क्या क्या है। भारत में पुरातत्व, पुरालेख, पुरालिपि और मुद्रा शास्त्र के बारे में हमको जानना है कि ये प्राचीन भारत में कैसा था। पूरा विस्तार से प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिकता तक सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। पेपर 1 का सिलेबस, जिसमें आपको प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में पढ़ना था, वो मैं दे चुका हूँ। इसके बाद में चैप्टर वाइज वीडियोज़ और मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो, ये सब आती रहेंगी और मैं विस्तार से आपको चीज़ों को समझाता रहूँगा, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझना है, ठीक है। चलें, पेपर का नाम है भारत में पुरातत्व, पुरालेख, पुरालिपि और मुद्रा शास्त्र के बारे में, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में अपन को क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 में हमको पढ़ना है भैया, क्या पढ़ना है, पुरातत्व और इसका संबंध अन्य विज्ञानों से, यानी अन्य विज्ञानों के साथ पुरातत्व का क्या संबंध रहा है। पुरातत्व एक प्रकार से जो रहा है आर्कियोलॉजी, उसका क्या संबंध रहा है किससे, अन्य विज्ञानों से, अन्य सामाजिक विज्ञानों से, या अन्य विज्ञानों में किस तरीके की भूमिका निभाता है पुरातत्व, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा भारत में पुरातत्व के अध्ययन की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है और कैसे होती है, इसके बारे में जानेंगे। पुरातत्व उत्खनन के जो तरीके हैं तमाम सारे, उन तरीकों के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी खनिज संसाधनों का उत्खनन करते हैं, उसको एक प्रकार से निकालते हैं। तो ये एक प्रकार से आपको यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है भैया, यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है, देखिए इकाई नंबर 2, इकाई संख्या 2। इसमें आपको प्रागैतिहासिक इतिहास और आद्य इतिहास की अवधारणा को समझना है। अवधारणा माने होता है कॉन्सेप्ट, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस। इसके बारे में जानना है कि प्रागैतिहासिक क्या है, प्रागैतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक मतलब एक प्रकार से जब एक प्रकार से भारत में ना तो लिपियों का विकास हुआ था और ना ही एक प्रकार से कुछ हमको मिले हैं, हमको बस केवल कुछ अवशेष मिले हैं जिनका कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा हम उस समय के बारे में, उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई लिपि नहीं मिली है, ठीक है। वो होता है एक प्रकार से ये, या एक प्रकार से कोई लिपि वगैरह नहीं मिली तो वो होता है प्रागैतिहासिक। आद्य इतिहास युग वो होता है जिसमें क्या होता है कि हमको जो चीज़ें मिली हैं, लिपियाँ मिली हैं, लिखने पढ़ने का ज्ञान उस समय हुआ करता था, लेकिन उसको हम सही से पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो, और जो आद्य प्रागैतिहासिक होता है उसमें से पुरापाषाण काल, ठीक है, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सब। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की आप बात करेंगे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, तो वो आपका आद्य इतिहास होता है, क्योंकि वहाँ से जो साक्ष्य हमको मिले हैं वो हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। चूँकि उनकी लिपियाँ जो थी वो एक प्रकार से चित्रात्मक लिपि थी या कुछ अन्य प्रकार की लिपि हुआ करती थी। कहीं कहीं एक प्रकार से दुनिया के और तमाम एक प्रकार से सभ्यताएं हैं जिनका विकास हुआ, तो उनमें कहीं में कीलाक्षर, कहीं पर चित्रात्मक, ऐसे तमाम प्रकार की लिपियों का विकास हुआ था जिनको एक प्रकार से विद्वान अभी तक पढ़ने में सक्षम नहीं है। लगातार प्रयास जारी है और पढ़ने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। बहरहाल हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार प्रागैतिहासिक मतलब होता है कि हमको जो कुछ मिला है वो एक प्रकार से लिपियों का विकास नहीं हुआ था, लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, तो वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं उनके पूरा अवशेषों का, उन्हीं का एक प्रकार से कार्बन डेटिंग या अन्य तमाम प्रकार की विधियों का प्रयोग करके उसके बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं, वो होता है प्रागैतिहास काल। आद्य इतिहास होता है जिसमें हमको चीज़ें मिली हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। और एक होता है आपका ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल जो होता है महोदय, वो काल होता है जिस काल में क्या होता है, हमको जो
लिपियाँ मिली हैं उनको हम एक प्रकार से बाकायदा किस समय की वो घटनाएं हैं और उसको एक प्रकार से हम पढ़ने लिखने में सक्षम हैं। ठीक है, जैसे वैदिक युग वगैरह जो हो गए, इन सभी की बात क्लियर। ये बात आपके क्लियर समझ में आई। तो वो होता है एक प्रकार से क्या, ये होता है इतिहास की अवधारणा। तो इतिहास ही 3 खंड में, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, ये 3 प्रकार के इतिहास होते हैं। तो ऐतिहासिक काल जो होता है उसमें घटनाओं और तथ्यों का उचित और क्रमबद्ध विवरण दिया होता है। अब आगे हम समझते हैं, आगे हमको पढ़ना है पाषाण युग के बारे में। पाषाण युग मतलब जो पाषाण काल था, इसे पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और नव पाषाण काल हो गया, इसके बारे में समझेंगे। और भारत में जो पाषाण युग है इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था, कैसे था, कहाँ पर थे और किस तरीके की व्यवस्था थी, इसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पूरा पाषाण काल में किन किन चीज़ों का विकास हुआ, मध्य पाषाण काल में किन किन चीज़ों का विकास हुआ, नव पाषाण काल में पहिए आग का आविष्कार हुआ, कैसे हुआ, नए नए टेक्निक्स का प्रयोग हुआ, किसमें क्या, किसमें आग का आविष्कार हुआ, किसमें मांस एक प्रकार से लोग भून कर खाने लगे। ये तमाम प्रकार की जो विशेषताएं वगैरह है वो हम लोग समझते रहेंगे यूनिट नंबर 2 में। प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 3 में हम पहुंचेंगे, यानी इकाई संख्या 3 में हमको क्या पढ़ना है। इकाई संख्या 3 में ताम्र पाषाण संस्कृति और भारत में ताम्रयुगीन संस्कृति के बारे में आपको जानना है। यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यता जो आती है नवपाषाण काल के बाद में आती है। तो ताम्र पाषाण कालीन, जब तांबे का खोज हो गया तो ऐसी संस्कृति ताम्र पाषाण संस्कृति और भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता जो है या संस्कृति जो है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर और कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में यूनिट नंबर 4 में हम पहुँचेंगे। यूनिट नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है, इकाई संख्या 4। इकाई संख्या 4 में हमको पढ़ना है भारत में लोहे के साक्ष्य जब मिलने शुरू होते हैं। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। और किसका ज्ञान था, तांबे का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हो चुका था, लेकिन लोहे का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। तो भारत में लोहे के साक्ष्य और ऐतिहासिक विकास में इसके अनुप्रयोग, किसके अनुप्रयोग भैया, भारत में लोहे के साक्ष्य जो मिले उनका ऐतिहासिक विकास में क्या योगदान रहा है, इसके बारे में जानेंगे। और इसका क्या प्रयोग होता है इसके बारे में समझेंगे। इतिहास में लोहे का प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए लोग किया करते थे उसके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा प्राचीन भारत के बर्तन, प्राचीन भारत में यानी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में या उससे भी पहले किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग भारत में हुआ करता था। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग होता था, तो किस प्रकार की मिट्टी, पक्की मिट्टी की, खट्टी मिट्टी, मतलब कि एक खट्टी मिट्टी नहीं होती है, खड़िया मिट्टी या एक प्रकार से जो ऐसे आपकी मिट्टी मतलब इधर उधर की होती है वो मिट्टी। तो किस प्रकार के बर्तन बनते थे, किस कलर के बनते थे, क्या डिज़ाइन उस पर छपी थी, कौन सी चित्रकारी, किस देवता की फ़ोटो, किस प्रकृति की फ़ोटो, पेड़ पौधे फूल पत्ती तमाम प्रकार की फ़ोटो, जानवरों की फ़ोटो, ये सब बर्तनों पर पहले बनाए जाते थे। तो कैसे कैसे बनते थे उनके बारे में समझेंगे। मिट्टी के बर्तन को बेसिकली मृदभांड कहते थे। ठीक है, तो इसमें गैरिक मृदभांड संस्कृति, गैरिक मृदभांड संस्कृति को एक प्रकार से OCP बोलते हैं। OCP एक मृदा कला है। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे कि इस कला में मिट्टी मतलब जो बर्तन बनते थे किस तरीके के बनते थे। इसके अलावा चित्रित ग्रेवेयर संस्कृति, चित्रित ग्रेवेयर संस्कृति को अंग्रेजी में PGW बोलते हैं। तो ये PGW क्या है, यानी चित्रित ग्रेवेयर संस्कृति जो है, जिसमें जो है एक प्रकार से बर्तन बनते थे, बर्तन पर छपाई भी होती थी, तो उसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन जो होते थे, इसको आप NBPW बोलते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो एक ही वीडियो में इन तीनों चीज़ों के बारे में हम विस्तार से आपको बता देंगे कैसे कैसे इसमें बर्तन होते थे और इन बर्तनों की क्या विशेषताएं थी। पिछली बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं OCP से भी, PGW से भी और NBPW से भी, यानी यहाँ से प्रश्न परीक्षा में खूब आए हैं सभी विश्वविद्यालयों में। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव प्रश्न और दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यूनिट नंबर 5 के बारे में अगर मैं बताऊं तो यूनिट नंबर 5 में आपको हम लोगों को क्या पढ़ना है, भारत में विकास और प्रारंभिक लिपियां। ठीक है, भारत में विकास, किसका विकास, प्रारंभिक लिपियों का विकास किस तरीके से हुआ। इसके अलावा भारत में प्रमुख अभिलेख कौन कौन से मिले, प्राचीन भारत में जो अभिलेख मिले, अभिलेख मतलब जो एक प्रकार से मतलब उस पर जो है स्तंभों पर लिखे होते थे, पत्थरों पर खुदवाए जाते थे, तो वो अभिलेख कौन कौन से मिले हैं। इसके अलावा अशोक का दूसरा जो शिलालेख मिला है उसके बारे में समझेंगे। अशोक का 13वां शिलालेख जो मिला उसके बारे में जानना है। रुद्रदामन का जूनागढ़ का शिलालेख जो मिला है उसके बारे में समझना है। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक
ठीक है। इसके बारे में समझेंगे। प्रयाग प्रशस्ति को लेकर के परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा गया है। अशोक के 13वें और अशोक के दूसरे अभिलेख या शिलालेख से भी प्रश्न परीक्षा में कई बार आए हैं, तो इसको समझेंगे। इसके अलावा मंदसौर का जो शिलालेख है कुमारगुप्त का, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से जो लेख अभिलेख मिले हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं, विभिन्न राजाओं के बारे में से संबंधित हैं, तो उन सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ना है जो भी यहाँ पर संकलित हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इन सभी के बारे में, और अशोक, ठीक है। आगे देखेंगे। इसके अलावा 6 नंबर इकाई जो होती, 6वीं इकाई में आपको क्या पढ़ना है, इकाई संख्या 6 में हमको क्या पढ़ना है भैया, इकाई संख्या 6 में हमको पढ़ना है भारत में सिक्का प्रचलन, सिक्का प्रचलन। भारत में सिक्का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ और सिक्का एक प्रकार से बनाया कैसे आता था, उसको निर्माण की कई विधियां थी, तो उन सभी विधियों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा एक पंचमार्क सिक्के होते हैं जिनको आप पंच चिन्हित सिक्के भी कहते हैं, जिसको आप और सही तरीके से बोले तो आहत सिक्का बोलते हैं। जिस सिक्के पर राजा महाराजाओं की फ़ोटो छपी होती थी, सन वगैरह लिखा होता था, उस पर कुछ चित्रकारी, कुछ देवी देवताओं की फ़ोटो छाप दी जाती थी उस सिक्के पर, तो वो होते थे आहत सिक्के। पंच चिन्हित जिनको सिक्के कहते हैं या पंचमार्क सिक्के, उन्हीं को आहत सिक्के भी कहते हैं। इसके बारे में विस्तार समझेंगे। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में लगभग आपका 5 से 10 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। मौर्यकालीन सिक्का प्रणाली से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी कि यहाँ पर लगभग आप देखेंगे तो 10 से 20 नंबर के प्रश्न जो होते हैं, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय के भी और ऑब्जेक्टिव के भी यहाँ से सिक्के प्रणाली को लेकर के पूछे जाते रहे, ठीक है। इकाई नंबर 7 की अगर बात की जाए तो इकाई नंबर 7 में हमको क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 7 में हमको इंडो ग्रीक सिक्के, यानी कि जो इंडिया और ग्रीक दोनों की सभ्यताओं को या दोनों की विशेषताओं को धारण करके सिक्के बनाए जाते थे, उनको बोलते हैं इंडो ग्रीक सिक्के। तो इसकी विशेषता क्या होती थी इंडो ग्रीक सिक्कों की, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा कुषाण सिक्कों के बारे में जानेंगे। कुषाण काल के जो एक प्रकार शासक रहे हैं, कुषाण शासक जो रहे हैं, उनके सिक्कों की क्या विशेषताएँ थीं। और गुप्त युग में, यानी कि गुप्त को एक प्रकार से गुप्ता पीरियड को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है, जिसमें समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे विद्वान या जैसे राजा रहे, ठीक है, इनके बारे में जानने का प्रयास। तो गुप्त युग में सिक्कों की व्यवस्था क्या थी, वैसे स्वर्ण सिक्के यहीं पर आप देखते हैं मिलेंगे ज़बरदस्त तरीके से। तो गुप्त काल में सिक्के एक प्रकार से बहुसंख्या में, मतलब कि बहुत प्रचलित थे। तो पूरा डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यूनिट नंबर फिर आएगा आपका 8। 8वीं इकाई में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 8वीं इकाई में हम लोग इतिहास के अध्ययन के बारे में, जो शिलालेख हैं, यानी कि इतिहास के अध्ययन के लिए इम्पोर्टेंट, यानी जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमको जानकारी देते हैं, ऐसे शिलालेखों के बारे में समझेंगे और ऐसे सिक्कों के बारे में जानेंगे जो कि एक प्रकार से हमें इतिहास को जानने में मदद करते हैं, हमारी मदद करते हैं इतिहास को जानने में, इतिहास को समझने में। उन सिक्कों का महत्व समझेंगे, यानी क्या महत्व होता है सिक्कों का और शिलालेखों का, किसमें, इतिहास के अध्ययन में, इतिहास को जानने में क्या इंपॉर्टेंस है सिक्कों का और शिलालेखों का, डिटेल में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आपका सिलेबस होगा समाप्त और हम चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो डिटेल में चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाई, ठीक है। आगे चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखेंगे आपका अगला जो पेपर नंबर 1 का सिलेबस था, जिसमें आपको प्राचीन भारत का राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज पढ़ना था। तो इसका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ये सिलेबस देख लें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।